फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देखिए किस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा जैसे एग्जामों के लिए। तो हम यहाँ पे क्या किया जाता है, पूरा एक क्वेश्चंस को पूरा फुल डिस्कशन किया जाता है जो सभी एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई में से काम करना पड़ता है। क्या? ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल से गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती किसी को सफलता। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। क्या? ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। सर मेहनत आपको, सर देखिए सफलता सर आपको ऐसे मिलने वाला कभी भी नहीं। सफलता टाइम मांगता है, पैसेंस मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है। तो अगर आप टाइम के साथ हार्ड वर्क, पैसेंस बनाए रखते हैं और क्वेश्चंस मतलब कि जो एग्जाम को जो है ना मतलब मजबूत, अगर आपको तैयारी को मजबूत करना है तो आप इस तरह तैयारी कीजिए ना कि कल ही मेरा आखिरी एग्जाम होने वाला, तभी जाके सफलता आपकी सुनिश्चित की जाती है। चलिए इसमें सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है, इसमें सबसे आपका पहला सवाल कहता है कि रेल के यात्री के डिब्बे निर्मित होते हैं। जो रेल के जिसमें यात्री, रेल कभी तक आप रेल में बैठे ही होंगे, तो जिस डब्बे में हम लोग बैठते हैं, रेल के जिस डब्बे में बैठते हैं उस डब्बा कहाँ निर्माण होता है? तो रेलवे यात्री के डिब्बे का जो निर्माण होता है वो पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे कन्याकुमारी बोला जाता है और उसे इंदिरा बिंदु भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। तब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तब भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु लेह लद्दाख या फिर जब लेह लद्दाख साइड है, इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु यानी ईस्ट वाला इलाका में है कीवीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो गुजरात साइड वाला एरिया में है, गौहर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है। उसके बाद फिर आपसे पूछ देगा कि बताइए मेघालय, मतलब मेघालय क्यों चर्चित रहता है? मेघालय, तो मेघालय, भारत का मेघालय जो राज्य है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होता है। तो पूछेगा आपसे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है। मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ी भी है और वहां का ये जनजाति भी है, गारो, खासी, जयंतियां। मेघालय की पहाड़ी का भी नाम है और मेघालय की 3 जनजातियां भी है। ये तीनों पहाड़ी में से सबसे ज्यादा बारिश होता है खासी पहाड़ी पर। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि जहां ज्यादा बारिश में अगर नहाने से क्या होता है? खांसी हो जाता है। तब भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में मानसिन राम चेरापूंजी स्थान पे होता है और ये जो मानसिन राम चेरापूंजी है ये खासी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और खासी पहाड़ी भी है मेघालय में और जनजाति भी है। उसके बाद रेलवे के यात्री का डिब्बे का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में होता है। और डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी है। डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में किया गया था। और भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीयों के द्वारा तहकीकात समिति का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो उस समिति का नाम है हंटर समिति। उस समिति का क्या नाम है? हंटर समिति। उसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है और यहाँ पे ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। तो पूछेगा ठंडा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ है? लद्दाख में। उसके बाद बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है और बिहार में सबसे अधिक चाय की खेती किशनगंज में होता है। बिहार में सबसे कम वर्षा गया में होता है और बिहार में सबसे गर्म स्थान भी कौन सा है? गया है।
उसके सबसे अधिक गर्मी भी कहाँ पड़ता है? गया में। सबसे अधिक ठंडा भी बिहार में कहाँ पड़ता है? गया में। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। काजीरंगा जो असम में है राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह गेंडा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। उसके बाद फिर आपसे पूछ देगा कि बताइए ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पड़ता है। और चिल्का अभ्यारण्य भी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ हम आपको याद करा होते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश है। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश है। घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान। घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य कहाँ? राजस्थान। उसके बाद फिर आपसे यहाँ से पूछ देगा ये मध्य प्रदेश से, तब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर आपसे पूछ देता है यहाँ से रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। और आपको जलेपला दर्रा सिक्किम में, और एक और है सिक्किम में, उसका क्या नाम है? जलेपला। और नाथुला दर्रा भी कहाँ है? सिक्किम में। उसका बाड़ा लाचला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। दीफू कहाँ है? तो दीफू भी हिमाचल प्रदेश में, ये दीफू भी। चलिए, उसके बाद थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? मतलब कि एक थारू जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 19 नवंबर 2000 को अलग होता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। और बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। और बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? 1936 में। और ये आपका ये झारखंड कब अलग हो जाता है? तो झारखंड अलग हो जाता है 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड में एक टिस्को कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा जमशेदपुर के अंदर 1907 में करवाते हैं। इसीलिए ज्यादा मतलब कि झारखंड जो है ज्यादा स्टील में, कोयला की मात्रा में ज्यादा रहता है, इसलिए भारत का बर्गिंगम शहर बोला जाता है किसको? झारखंड को। और झारखंड जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए झारखंड का शोक नदी स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी का नाम, इसमें इस नदी में सोना की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद झारखंड जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और झारखंड के अंदर जो जादूगोड़ा स्थान है, जादूगोड़ा जो स्थान है, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। झारखंड का जो जिला है कोडरमा जिला, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये झारखंड को अभ्रक प्रदेश भी बोला जाता है। उसके बाद जो झारखंड है, इसमें यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड है। और उसके बाद पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद फिर बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जनजाति डाफरा जनजाति, मीरी जनजाति, शोरा जनजाति, अभोर जनजाति और मिस्री जनजाति पाई जाती है। और ये जितने भी जनजाति है, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी का भी नाम। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? डाफरा, मीरी, सोरा, मिस्री जनजाति और अभोर जनजाति, ये पहाड़ का भी नाम। उसके बाद उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। और गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति।
सर्वाधिक भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। देखिए भील जनजाति तो 3 राज्यों में पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, लेकिन ये तीनों में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद बिहार और जो झारखंड में जनजाति पाई जाती है उसका नाम है संथाल जनजाति। उसका क्या नाम है? संथाल जनजाति। और झारखंड में मुंडा जनजाति भी पाई जाती है। बिरसा मुंडा के नाम सुनेंगे, उसी उन्होंने ही नेतृत्व किया था और इसे द ग्रेट रिवॉल्यूशंस विद्रोह, द ग्रेट रिवॉल्यूशंस बोला जाता है मुंडा जनजाति के लोगों, या फिर जो मुंडा विद्रोह हुआ था। उसके बाद नागा अर्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। श्री शैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो श्री शैलम, अलमाटी और नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर 3 बांध, ज्यादा और भी है लेकिन फेमस 3 है। नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, उसके बाद श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पर। तो जायकवाड़ी और पेंचपाद परियोजना कहाँ है? जायकवाड़ी और पेंचपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है और गोदावरी नदी को भारत में बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात के अंदर स्थित है। और भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? अभ्रक। भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? अभ्रक। और अभ्रक जो है ये विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है कौन? अभ्रक। और अभ्रक में भारत जो है ये आत्मनिर्भर। तो आज तक हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं।